प्रिय छात्रों, आज इस कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो है ये सरल घनीय, पिछले वीडियो में आप लोगों ने एचसीपी और सीसीपी संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ा था। आज जो है अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन, इसकी क्षमता के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। इसमें जो है अंतः केंद्रित एकक कोशिका के केंद्र पर उपस्थित परमाणु कोशिका के कोनों पर उपस्थित परमाणुओं को स्पर्श करते हैं। अतः यदि एकक कोशिका की कोर ए, जैसा यहाँ पे कोर दिया गया है, ये जो है इसकी कोर है, तो यदि ये इसका मान जो है, इसकी लंबाई a है और विकर्ण ये देखिए AF, इस चित्र में देखिए यहाँ पे ये जो चित्र है इसमें जो है ये विकर्ण है AF विकर्ण है। ये जो है इसकी कोर है, ये हो गया, चाहे ये हुआ चाहे ये हुआ, ये जो है इसकी कोर है। तो कोर जो है इसकी AF हो गई। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या R, यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ पे जो है ये त्रिज्या R हो गई। यहाँ से यहाँ तक R और यहाँ से यहाँ तक R, तो ये 2R हो गया और ये R। इस तरह से A और F के बीच की दूरी 4R हो गई। तो यहाँ AF = 4R। अब जो है त्रिभुज EFD में E है, F है और D है। इसमें जो है FD जो है विकर्ण है, तो FD को यदि हमने B मान लिया है तो B² = EF, पाइथागोरस प्रमेय से EF² + ED²। EF का मान A, तो A² + A² = 2A², और B = √2A। पुनः त्रिभुज AFD में AF को हमने C मान लिया है, C माना है, तो C² = A² + B²। B² का मान यहाँ से 2A² हमने पुट कर दिया, तो इस तरह से 3A² हो गया। C = √3A हो गया। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर AF = 4R था और AF = √3A आया है। इसका मतलब यह हुआ कि √3A = 4R और A = 4R/√3। यहाँ से A का मान निकल गया, R का मान निकालेंगे तो √3A/4 हो जाएगा। आगे है, इस प्रकार की संरचना में परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है, अतः इसका आयतन बराबर होगा 2 × 4/3 πr3। गोले का आयतन 4/3 πr3 होता है, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। इसका मतलब इसकी कोर A है, तो A³ = 4/3 r³ हो जाएगा। संकुलन क्षमता निकालेंगे तो जो सूत्र हमने पीछे बताया था आप लोगों को संकुलन क्षमता का, कि एकक कोशिका में उपस्थित गोलों का आयतन बटा मात्रक कोशिका का संपूर्ण आयतन × 100, उसी पर जो है हम ये रखेंगे। तो 2 × 4/3 πr³ × 100 ये एकक कोशिका में उपस्थित गोलों का आयतन है, और बटा जो है ये मात्रक कोशिका का संपूर्ण आयतन है। इसको रख करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ r³ से r³ कैंसिल हो गया। अब जो है यहाँ 64 है, तो ये 4 से और 4 दूना 8, 28 64 हो गया। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे पाई बच गया। √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 मल्टीपल, ये पाई का मान 3.14 × 100/8, इसको कैंसिल किया गया तो आ गया 67.98%, अर्थात लगभग 68% जो है अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता होती है। अगला है सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता। सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता, यहाँ पर चूँकि सरल घनीय मात्रक कोशिका में परमाणु कोशिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं,
तथा घन के कोनों पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ कोनों पर ही ये उपस्थित होते हैं और एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। मान लिया कि एक कोर की लंबाई a है तथा एक गोले की त्रिज्या r हो, तो a बराबर 2r हो जाएगा। a बराबर, क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं इसलिए a बराबर 2r। यहाँ पे इस चित्र में देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए ये गोला और ये गोला दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a हो जाएगी। तो a का मान हो गया 2a। और प्रति मात्रक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या 1 होती है, 8 × 1/8 बराबर 1। तो गोले का आयतन बराबर हो गया 4/3 πr³ और घनीय मात्रक कोष्टिका का आयतन a³ है, तो a³ बराबर 2r³ अर्थात 8r³। संकुलन क्षमता निकालेंगे तो उसी तरह से एक कोष्टिका में उपस्थित गोलों का आयतन तो एक ही था, यहाँ पे एक आया है एक गोला, तो एक गोले का आयतन गुणे 100 बटा मात्रक कोष्टिका का ये संपूर्ण आयतन आया है। अब इससे कैलकुलेट कर देंगे तो आपका पाई गुणे 100/6 आएगा, जिसको कैलकुलेट करने पर 52.4% ये आएगा। तो इतना जो है सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है। अगला है एकक कोष्टिका बीमा संबंधी गणनाएं। एकक कोष्टिका बीमा संबंधी गणनाएं, इसमें जो है माना यहाँ पर एकक मात्रक कोष्टिका के किनारों की लंबाई, ये जो किनारों की लंबाई है इसको हमने a मान लिया, और प्रति मात्रक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या को z मान लिया गया है और तत्व का परमाणु भार m मान लिया गया है। तो मात्रक कोष्टिका का आयतन ये a है, सभी a हैं, तो घन है तो घन का आयतन a³ होता है, तो a³ हो गया। मात्रक कोष्टिका का घनत्व d, तो d बराबर होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ पर जो है इसके परमाणुओं की संख्या z है और एक परमाणु तत्व का परमाणु भार m है, तो टोटल द्रव्यमान Zm बटा आयतन a³ आया है, तो a³ हो गया। अब यहाँ पर जो है चूँकि m बराबर m बटा na, तो यहाँ पर इसको m के स्थान पर हमने इसको रख दिया है, तो ये आपका आ गया कि d बराबर Zm बटा a³ na। यहाँ पर संकेतों का अर्थ समझ लीजिए, d जो है इसमें घनत्व है, z परमाणुओं की संख्या है, m तत्व का परमाणु भार है, na अवोगाड्रो संख्या है और a घन के कोर की लंबाई है। इस तरह से जो है हम एकक कोष्टिका बीमा संबंधी गणनाएं कर सकते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। एक तत्व काय केंद्रित घनीय संरचना में उपस्थित है, इसके प्रत्येक कोर की लंबाई 288 pm है, पिकोमीटर। तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस तत्व के 208 ग्राम में कितने परमाणु होंगे? तो यहाँ पे जो है यह काय केंद्रित घनीय संरचना है अर्थात BCC है, तो Z = 2 हो जाएगा और A का मान दिया गया है 288 पिकोमीटर। D का मान दिया गया है 7.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अवोगाड्रो नंबर होता है 6.02 × 10⁻23 पर मोल। m का मान निकालना है, उसी सूत्र में रखिए D = Zm बटा a³ Na। यहाँ m का मान निकालना है, m का, तो m बराबर हो गया D a³ Na बटा Z। यहाँ पे सारे मान रख दिया। D का मान 7.2 था, a³ है, a का मान 288, तो क्यूब हो जाएगा। Na का मान 6.202 × 10⁻23 अब बाई Z का मान 2, कैलकुलेट करने पर 51.76 ग्राम प्रति मोल आया। तो 51.76 ग्राम प्रति मोल में परमाणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। तो पूछा है कितने में? 208 ग्राम में। तो 208 ग्राम प्रति मोल में परमाणुओं की संख्या कैलकुलेट करने पर
24.19 इंटू 10⁻23। यहाँ पे आप लोग संशोधन कर लीजिएगा, ये मल्टीपल है 0 और 2 है। यहाँ पे हम इसको ये बता देते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 ये मान था। इसको रखने पर यहाँ पे इसका मान आया है। इस तरह के सवाल जो है एक्सरसाइज में दिए गए हैं। एक सवाल मैं बोल देता हूँ, आप लोग लगाइएगा। चांदी घनीय समृद्ध जालक अर्थात CCP बनाती है। यदि इसके कोर की लंबाई 408.6 pm हो तो चांदी का घनत्व तो ज्ञात कीजिए। चांदी का परमाणु द्रव्यमान 107.9 है। इसको आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, हम आगे इसको सॉल्व कर देंगे।